एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में पास सीन दिखाते हैं। स्योंगहो और रियू पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। वो वहाँ पे बर्तन साफ कर रहे होते हैं, तभी रेस्टोरेंट वाला उन्हें और ढेर सारे बर्तन दे देता है। तो स्योंगहो कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, वो जाने लगता है। लेकिन रियू उसका पाँव पकड़ लेती है और कहती है तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे साथ काम करवाना ही पड़ेगा। स्योंगहो कहता है मुझे छोड़ो वरना मेरी जीन उतर जाएगी। रियू कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले प्रॉमिस करो कि तुम नहीं जाओगे। स्योंगहो कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे छोड़ो। फिर वो दोनों स्टोर में आते हैं और रियू वहाँ से कुछ स्टिकर्स खरीद रही होती है। स्योंगहो कहता है क्या तुम इन फालतू की चीजों को खरीदने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती हो? रियू कहती है ये छोड़ो, तुम ये बताओ नेक्स्ट वीकेंड फ्री हो क्या? स्योंगहो कहता है क्यों, क्या तुम कहीं जाने वाली हो? अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पार्ट टाइम में किसी की डेड बॉडी को साफ करने वाली हो? रियू कहती है तुम तो काफी जीनियस हो, ये आइडिया काफी अच्छा है, ऐसा करने पर हमें काफी पैसे मिलेंगे। फिर हमें रियू का घर दिखाया जाता है जहाँ रियू की मॉम रियू का दिया हुआ गिफ्ट देख रही होती है जो एक बैच होता है। उसके साथ ही एक नोट लिखा होता है कि ये प्योर गोल्ड का है। उसकी मॉम उस बैच को पहन लेती है। फिर वो रियू के रूम में आती है जो कि सोई हुई होती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ रियू सोई हुई होती है और उसकी मॉम उसे रूम में देखने के लिए आती है। रियू स्टोर रूम में सोई हुई थी, ये देख वो जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से अंदर रियू के ऊपर सब बॉक्सेस गिर जाते हैं और वो एकदम से उठती है। फिर हमें स्योंगहो को दिखाया जाता है जो कि कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। वहीं यूरी भी सोकर बाहर आती है और उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हें अच्छे से नींद आई ना? रियू कहती है कि हाँ मैं ऐसे सोई जैसे कोई बच्चा सोता है। अब फिर से उसकी मॉम उसके जॉब छोड़ने का रीजन उससे पूछने लगती है। रियू बताती है कि वो 10 साल से एक ही जॉब करके बोर हो गई थी, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है, इसीलिए जॉब छोड़ दी। आगे का प्लान पूछने पर वो बताती है कि अभी वो बस कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती है, सोना चाहती है, कोरियन फूड खाना चाहती है और हैप्पी फील करना चाहती है। मॉम को तो बड़ा ही गुस्सा आया था ये सुनकर, पर उनको डैड शांत करा लेते हैं और अगली सुबह तो मॉम रियू से बात ही नहीं कर रही होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ स्योंगहो और मोयोम आते हैं तो सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं, पर तभी यहाँ पर रियू का अपने भाई के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है और इससे मॉम गुस्से में उन्हें चुप कराकर चली जाती है। इसके बाद मोयोम रियू से सब कुछ बताने के लिए कहती है और रियू उसे भी वही बात बताती है जो उसने मॉम को बताई थी। तभी उसकी ड्यूटी का टाइम हो रहा था, इसलिए मोयोम चली जाती है। रियू के रूम का स्टोर रूम बन गया था और रियू इसी पर जमीन पर गद्दा लगाकर सोने लग जाती है। स्योंगहो उसे ऐसे लेजी पड़े रहने से मना करता है, उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। रियू उसे अपने पास आने के लिए कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है कहकर, और स्योंगहो जैसे ही उसके पास आता है तो रियू तो उसे चौक होल्ड कर लेती है कल रात दरवाजा बंद करके भागने के लिए। रियू तो उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। स्योंगहो की आवाज से रियू की मॉम आ जाती है और रियू से उसे छुड़वाती है। मॉम फिर से रियू पे ही गुस्सा करती हैं और स्योंगहो के नए ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में राइस केक्स ऑर्डर करती हैं और रियू से वो राइस केक स्योंगहो के ऑफिस ले जाने के लिए कहती हैं। स्योंगहो के ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ उनका पंगा चल रहा होता है, तभी स्योंगहो और रियू पहुंच जाते हैं। स्योंगहो क्लाइंट से बात करने के लिए जाता है और रियू सीईओ और एम्प्लॉय के साथ बात करने लग जाती है, जहाँ ये दोनों रियू को देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि स्योंगहो हमेशा उन्हें रियू के कारनामों के किस्से सुनाया करता था। तो ये दोनों रियू से उनके बचपन के किस्सों के बारे में बताने के लिए कहते हैं कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे, कब मिले, उनकी दोस्ती कैसे हुई। रियू बताती है कि हम पहली बार मिले थे 1995 में, जब स्योंगहो की फैमिली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। स्योंगहो का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए उसे फ्रेंच के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, तो मुझसे भी डरकर अपनी मॉम के पीछे छुपा रहता था। वो तो बहुत ही भोला भाला बेचारा बच्चा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी हेल्प करूंगी। अब क्योंकि स्योंगहो के मॉम डैड दोनों ही काम के सिलसिले में पूरे दिन बाहर रहते थे और तब रियू की मॉम बेबी सिटिंग का काम करती थी, इसलिए स्योंगहो की मॉम उसे रियू के घर पर छोड़कर जाया करती थी। तब से ही रियू स्योंगहो की बेबी सिट करने लगी, उसे गेम्स खेलना सिखाया, उसके हाइजीन का ध्यान रखा, उसको न्यूट्रिशन खाना खिलाया, इवन मैंने उसको अपने हिस्से का खाना तक दिया, कोरियन बोलना सिखाया, उसको दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में हेल्प की, इवन मैंने उसे सही पैसे कैसे यूज करते हैं ये भी सिखाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैंने उसकी ब्रिंगिंग करके उसे बड़ा किया है।
गोइंग बैक टू द प्रेजेंट, तभी स्योंगो आ जाता है एंड बताने लगता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, इसने अपनी तरीके से तुम्हें कहानी बताई है, अब असली कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लड़की वो पागल इंसान थी जिसे मैं लाइफ में पहली बार मिला। पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी तब रियू के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसकी नाक बह रही थी, इसीलिए स्योंगो उससे दूर भाग रहा था। हमेशा रियू की नाक बहती रहती थी, इसीलिए स्योंगो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खेलने के नाम पे वो हमेशा तोड़फोड़ मचाती थी, बिना बोले टॉयलेट में घुस आती थी। मुझे बीन्स खाना पसंद नहीं था, तब भी ये अपने हिस्से के भी बीन्स मुझे जबरदस्ती खिलाया करती थी। गेम्स में हमेशा मुझे ही लूजर बनाती थी, इवन मेरी पॉकेट मनी के पैसे भी ले लेती थी और उसे खुद चॉकलेट और आइसक्रीम खाती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रेजेंट में भी उनकी बहस शुरू हो जाती है। ये सब देखने के बाद म्योंगो और नायुन उन दोनों को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। तभी म्योंगो को एक कॉल आता है एंड वो काफी शॉक्ड हो जाता है। पड़ोस की औरतें रियू के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस रात जब रियू की मॉम चिल्ला कर उसके पीछे पड़ी हुई थी तब सबने इनकी बातें सुन ली थी। रियू की शादी टूट गई है, उसे जॉब से निकाल दिया गया और ये गॉसिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो रियू की मॉम गुस्से में अपने फ्रेंड के शॉप में आती है, जो उन्हें एक और झटका देती है। कुछ दिन बाद स्योंगो के ऑफिस ओपनिंग के दिन रियू एंड स्योंगो की मॉम के सारे पुराने स्कूल के क्लासमेट्स भी आएंगे, जिनके सामने रियू की मॉम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी बेटी की जॉब और उनके फियांसे के बारे में, क्योंकि रियू का फियांसे इंटरनेशनल लॉयर था और अब ना तो जॉब है ना शादी, यानी रियू की मॉम की फ्रेंड्स इनको लेकर मजाक उड़ाएंगी, इसीलिए काफी परेशान होती हैं। रियू का भी किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, वो काफी परेशान होती है। अगले दिन रियू की मॉम शादी तोड़ने का रीजन जानने के लिए जॉन को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है। अब रियू उनका फोन देख लेती है तो वो उनके फोन से जॉन का नंबर डिलीट कर देती है। अगली सुबह रियू की मॉम तैयार हो रही थी स्योंगो के ऑफिस के ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए। उन्हें वो गोल्ड का ब्रोच नहीं मिल रहा था जो रियू ने दिया था। रियू उसे ढूंढने में काफी हेल्प करती है, लेकिन उसे भी वो नहीं मिलता, तो उसकी मॉम ऐसे ही चली जाती है। पर यहाँ जैसा उसकी मॉम ने सोचा था वैसा ही होता है। उनके क्लासमेट रियू की शादी की टूटने की गॉसिप करने लग जाते हैं, जो सुन उन्हें काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। वो अपने फेस पे झूठी स्माइल रखकर पार्टी एंजॉय करने की एक्टिंग करती हैं। जब वो वॉशरूम में थी तब उन्होंने अपनी क्लासमेट को अपनी बिचिंग करते हुए सुन लिया था, क्योंकि उनके सारे क्लासमेट सक्सेसफुल थे सिर्फ रियू की मॉम को छोड़कर, इसलिए ये और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। तभी यहाँ ऑफिस के बाहर रियू आ जाती है अपनी मॉम को वो ब्रोच देने के लिए। इसको बाहर स्योंगो देख लेता है और उसे अंदर ले आता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। तभी रियू की मॉम वॉशरूम से बाहर आती है और उसे यहाँ देखकर पैनिक करने लग जाती है, क्योंकि अगर रियू को उनके क्लासमेट्स ने देख लिया तो वो लोग हजारों सवाल करेंगे। इसलिए वो ब्रोच को उससे लेकर उसे जाने के लिए कह ही रही थी, पर तभी उनकी सारी क्लासमेट्स नीचे आ जाती हैं। अब रियू से वो लोग सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि रियू कुछ बोलती, उसकी मॉम सामने से उन्हें बताती है कि रियू ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी है, क्योंकि इसे उससे भी कई अच्छी कंपनियां सिलेक्ट करना चाहती हैं। बहुत सारी और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां रियू को अपनी कंपनी में लेना चाहती हैं, इसलिए उसने पुरानी जॉब छोड़ दी और हम सब से बस कुछ दिन के लिए मिलने आई है, पर जल्द ही डिसाइड करके वो यूएस चली जाएगी, क्योंकि आखिरकार यूएस में ही तो उसकी असली जगह। ये सब सुनकर रियू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी मॉम की खातिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है। पर घर आकर वो अपनी मॉम से कहती है, क्या मैं आपको इंसल्ट फील कराती हूँ? ने ये सब बोलने की कब से प्रैक्टिस कर रखी थी? मॉम कहती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, तुम यूएस वापस जाओगी ना? रियू कहती है, आप कभी नहीं चाहती थी ना कि मैं यहाँ वापस आऊँ, इसीलिए आपने मेरे रूम को भी स्टोर रूम बना दिया। उसकी मॉम कहती है, इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम बैग पैक करके यूएस वापस जाओ। रियू गुस्से में और दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है, जहां बाहर स्योंगो ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो रियू को देखने के लिए जाता है, जो कि बच्चों के मैदान में होती है। रियू बहुत ज्यादा दुखी थी, पर वो स्योंगो के सामने हंसते हुए बात करती है और बिना मतलब के उनके बचपन के किस्सों के बारे में बात करते हुए खुद ही बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। स्योंगो समझ रहा था कि रियू बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए उसे कहता है कि एटलीस्ट मेरे सामने झूठी हंसी हंसने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रोने का मन कर रहा है तो
रो लो। रियू बहुत रोती है, स्योंगो उसे कंसोल करता है। इधर रियू की मॉम को भी एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही थी, इसलिए वो भी बहुत दुखी होती है रियू को अब तक इस तरह ट्रीट करने के लिए। अगली सुबह उसकी मॉम रियू के रूम में जाती है, पर सुबह सुबह वो कहीं चली गई थी। इधर स्योंगो की कंपनी में प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया था, इसलिए ये लोग बहुत ही खुश थे। रियू शाम को घर आती है और किसी से बिना कुछ बात किए सीधा अपने रूम में चली जाती है। रूम को देखकर वो तो पूरा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसके रूम का पूरा लुक ही बदल गया था, जो देखकर वो मॉम मॉम चिल्लाती हुई नीचे आती है। उनसे पूछती है कि मेरे रूम में ये सब कैसे हुआ, तो उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने स्योंगो से ये करने के लिए कहा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियू की मॉम ने सुबह सुबह स्योंगो को रियू के रूम को डेकोरेट करने के लिए कहा था, और स्योंगो ने बस कुछ ही घंटों में रूम का पूरा लुक ही बदल दिया था। अब मॉम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए माँ बेटी में सब कुछ फिर से ठीक हो गया था, और रियू अपने नए रूम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो रात को सोने के लिए जाती है, जहाँ वो सीलिंग पर चमकते तारों वाले स्टिकर्स को देखती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने रूम में ऐसे स्टिकर लगाया करती थी, जिन्हें देखते हुए उसे बहुत ही अच्छी तरह नींद आ जाती थी, और इस बारे में स्योंगो को ही पता था। स्योंगो ने इसीलिए जानबूझकर रियू की वॉल का डिजाइन किया था। रियू उसे थैंक यू कहने के लिए कॉल करती है, और स्योंगो उसे अभी भी छेड़ते हुए कहता है, जरा ध्यान से देखो, जिस टेबल में बैठकर तुमने अपनी सीनियर को लव लेटर लिखा था पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, मैंने वही टेबल दोबारा लगाई है। तुम्हारा बेड, ब्लैंकेट सब वही है। जब रिजेक्ट होकर आकर रो रही थी, एम्बेरस होकर ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा रही थी, मैं तुम्हारे एम्बेरसमेंट पास्ट को वापस ले आया हूँ। रियू उसे ये सब याद दिलाने के लिए मना कर रही थी, तभी स्योंगो कहता है कि अपनी खिड़की के कर्टेन्स को अच्छे से बंद कर लेना। रियू कहती है, कुछ है क्या बाहर? ये बोलकर वो कर्टेन्स को हटाती है। सामने वो स्योंगो को देखती है, जो अपने रूम की खिड़की के सामने बैठा हुआ था। उसे टीज करते हुए कहता है कि कल से कर्टेन्स को बंद करके रखना, क्योंकि मैं हर सुबह उठकर तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। रियू कहती है, पर तुम तो यहाँ नहीं रहते थे, और तुम्हारे उस घर का क्या हुआ? स्योंगो कहता है कि अब से मैं यहीं रहूंगा। और ये सुन रियू को उनकी एक पुरानी मेमोरी याद आती है, जब एक दिन वो अपनी सीलिंग पर स्टिकर्स लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया था एंड वो गिरने ही वाली थी, तो स्योंगो ने उसे गिरने से बचा लिया था, और वो दोनों बेड पर गिर गए थे। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। कहानी आगे और भी रोमांटिक एंड फनी होने वाली है, इसीलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। मिलती हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।